हे फोक्स एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि Node.js बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है। मतलब जब भी आप Node.js पे कोई कोड लिखते हो या फिर Node.js पर जब भी आप एक सर्वर बनाकर उसको एग्जीक्यूट करते हो तो वो एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होता है ये हम समझने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने Node.js को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या Node.js पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। तो आज के वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो चीजें आप अब तक एग्जीक्यूट कर रहे थे वो बिहाइंड द सीन चल कैसे रही थी। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि Node.js एग्जैक्टली है क्या। तो Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये चीज का एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो Node.js कोई फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी नहीं है। Node.js एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, आप कह सकते हो, जो आपके सिस्टम पे यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज का एक तरीके से एक्सेस दे देता है। फॉर एग्जांपल Node.js की हेल्प से आप फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। Node.js की हेल्प से आप क्रिप्टोग्राफी कर सकते हो। Node.js की हेल्प से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन यानी जो क्रोम के अंदर क्रोम ब्राउज़र में यूज़ होता है, वो V8 इंजन और libUV करके एक लाइब्रेरी, इन दोनों को मिलाकर Node.js को बनाया गया है। तो Node.js जो है वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो क्रोम के V8 इंजन पे काम करता है। V8 इंजन का जो काम है, V8 इंजन C++ में लिखा हुआ एक कोड है, जिसका काम है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्ज़ीक्यूट करना। मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड को समझ के उसका जो आउटपुट या एग्जीक्यूटेबल कोड है, वो बनाना, ये काम है V8 इंजन का। अब उसके साथ जोड़ दिया है libUV वाली लाइब्रेरी को, जिसमें आप इवेंट लूप और थ्रेड पूल वाले कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो या उस फीचर को यूज़ कर सकते हो और Node.js की हेल्प से मैजिक कर सकते हो। अब थ्रेड पूल या इवेंट लूप क्या होता है ये समझ में अभी आपको नहीं आएगा, बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इवेंट लूप क्या होता है और थ्रेड पूल क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं और एक मैंने index.js नाम की फाइल बना रखी है। इस फाइल में मैं कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखता हूँ और द फेवरेट थिंग ऑफ एवरी प्रोग्रामर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ नोड इंडेक्स। तो आप देखोगे कि ये हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया और मेरे पास एक फाइल थी नोड जेएस सॉरी index.js नाम से, और मैंने नोड को उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला। तो नोड ने इस फाइल को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया और आउटपुट आ गया। अब ये चीज एक्चुअली काम कैसे करती है ये आपको यहाँ समझ में आएगा। तो इस पूरी ड्राइंग को अभी हम लोग समझेंगे, इस पूरे डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक index.js नाम की फाइल है जो मैंने नोड को दी और बोला कि इस फाइल को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो नोड बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस करता है वो अभी हम लोगों को समझना है। तो नोड सबसे पहले क्या करता है? नोड सबसे पहले एक मेन थ्रेड स्टार्ट करता है। अब थ्रेड का मतलब क्या होता है? तो थ्रेड का मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके का पैसेज। मतलब कि मुझे अगर यहाँ से ए से बी जाना है तो मेरे पास में एक पैसेज है और ये सिंगल पैसेज है, मतलब इसके अलावा कोई पैसेज नहीं है। जितने भी लोगों को ए से बी जाना होगा वो इसी पैसेज की हेल्प से जाएंगे यानी इसी रास्ते की हेल्प से जाएंगे। तो ये आपका नोड जेएस का सिंगल या मेन थ्रेड है। ठीक है, तो ये आपका मेन थ्रेड हो गया। अब मेन थ्रेड में चीजें कैसे एग्जीक्यूट होती है? तो मेन थ्रेड में सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यानी प्रोजेक्ट जैसे आपने नोड इंडेक्स लिखा तो आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया और उसके बाद टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। टॉप लेवल कोड उसको बोलते हैं जो, जैसे कि हमारा ये हम लोगों ने लिखा हुआ है कंसोल लॉग, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में कॉल बैक डाल देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ कंसोल लॉग हाई और इसको चला देता हूँ एक 1000 मिली सेकेंड्स के लिए। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी मेरा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हुआ। टॉप लेवल कोड में कंसोल लॉग भी है और सेट टाइम आउट भी है। अब आपको लगेगा कि सेट टाइम आउट जो है वो तो कुछ देर बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन सेट टाइम आउट जो फंक्शन है वो कुछ देर बाद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये जो आपका कॉल बैक फंक्शन है कंसोल लॉग, ये कुछ देर बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये टॉप लेवल का कोड है जो आपका तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। और सेट टाइम आउट क्या करता है? सेट टाइम आउट एक कॉल बैक को असाइन कर देता है और बता देता है कि 1000 मिली सेकेंड्स बाद यानी 1000 मिली सेकेंड बाद इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, फिर आपका टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर आपके मॉड्यूल्स जो आपने इंपोर्ट किए हैं वो इंपोर्ट होना शुरू होते हैं। तो मॉड्यूल्स यानी जैसे लेट्स से मैं यहाँ पर
हमारा एक HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट कर देता हूँ। HTTP मॉड्यूल हमारा एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सर्वर बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ मैं HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट कर देता हूँ, या लेट से मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं आपके फाइल सिस्टम को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो भी मैं इंपोर्ट करता हूँ वो एग्जीक्यूट होता है थर्ड स्टेप पे। तो जैसे आपका टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद आपके रिक्वायर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और उसके बाद आपके इवेंट कॉलबैक रजिस्टर होते हैं। इवेंट कॉलबैक का मतलब यहाँ पर यह है कि जब मैं कुछ इस तरीके से कोई सर्वर स्टार्ट करता हूँ, सर्वर स्टार्ट करने का मतलब है कि जैसे लेट से मैंने एक सर्वर बनाया और मैंने बोला http.create सर्वर, ठीक है, और ये मेरा एक सर्वर हो गया। अब जब मैं यहाँ लिखूंगा सर्वर डॉट लिसन, ठीक है, तो जब मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाए तो ये सर्वर डॉट लिसन है, ये आपका एक इवेंट है। तो इस तरीके के इवेंट कॉलबैक को नोड रजिस्टर कर लेता है। तो पहला काम है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, फिर टॉप लेवल कोड जितना भी था वो एग्जीक्यूट कर दिया। टॉप लेवल कोड का मतलब ऐसा कोड जो किसी के अंदर नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये भी एक टॉप लेवल कोड है, बट ये जो कॉल बैक है ये टॉप लेवल कोड नहीं है। ये सेट टाइम आउट एक टॉप लेवल कोड है, बट ये टॉप लेवल कोड नहीं है। मान लेते हैं कि एक फंक्शन मैंने बनाया और उस फंक्शन का नाम रख दिया ऐड, और उस फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल लॉग कर दिया a+b, और मैं यूजर से a+b ले रहा हूँ। तो अब मेरे लिए, सॉरी, यहाँ पर a, b ले रहा हूँ। तो मेरे लिए ये जो ऐड है, या हमारे नोड के लिए ये जो ऐड है, ये टॉप लेवल कोड है, बट ये टॉप लेवल कोड नहीं है क्योंकि ये किसी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई होप टॉप लेवल कोड आपको समझ में आ गया होगा। टॉप लेवल कोड मतलब ऐसा कोड जो खुद ही एग्जीक्यूट होता है किसी की डिपेंडेंसी के बिना, और ये जो कोड है वो किसी की डिपेंडेंसी पे है कि सेट टाइम मोड के अंदर चलना है, ऐड के अंदर चलना है, ठीक है। इसके बाद जब ये सारा काम हो जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया, टॉप लेवल कोड भी एग्जीक्यूट हो गया, रिक्वायर मॉड्यूल्स यानी जितने मॉड्यूल्स मुझे लाने थे वो भी आ गए, और कॉल बैक रजिस्टर हो गए सारे। कॉल बैक रजिस्टर मतलब कि मैं यहाँ पर बोलूंगा सर्वर डॉट लिसन, तो यहाँ पर एक कॉल बैक करवा देना है, ठीक है। या मैं सर्वर को लेट से क्लोज करने वाला हूँ तो मुझे कोई कॉल बैक असाइन कर देना है। या मेरा कोई लेट से कि मैं कोई चैट एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया कि सॉकेट में जब मैसेज आए तो ऑन मैसेज। तो ये मेरा एक तरीके से हमारा कॉल बैक हो गया, जो कि इवेंट कॉल बैक है। तो ये सब कुछ रजिस्टर करने के बाद स्टार्ट होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इवेंट लूप। अब ये इवेंट लूप कैसे काम करता है ये समझेंगे हम लोग इस तरफ आके, बट उससे पहले नीचे आप देखोगे तो एक और चीज लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड थ्रेड पूल। तो अभी मैंने आपको बताया है कि नोड के पास में एक सिंगल थ्रेड होता है, मतलब एक ही पैसेज होता है कहीं भी आने जाने के लिए। बट एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ थ्रेड्स का पूल भी होता है। थ्रेड्स का पूल यानी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसेज भी होते हैं जो हम अपने किसी ऐसे काम के लिए यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, ठीक है। ऐसे टास्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है या सीपीयू इंटेंसिव है। सीपीयू इंटेंसिव से मेरा यहाँ पर मतलब यह है कि ऐसे टास्क जिनके अंदर फाइल सिस्टम का यूज हो रहा है, या जिनके अंदर आप किसी को एनकोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो, इसको हम लोग एनकोडिंग या डिकोडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एनकोडिंग डिकोड एज इन कि हम क्रिप्टो वाले पैकेज का यूज कर रहे हैं। नोड.जेएस के अंदर एक पैकेज है हमारे पास जिसका नाम है क्रिप्टो, तो हम इसको रिक्वायर कर सकते हैं यहाँ से क्रिप्टो एंड, तो हम इस पैकेज का यूज कर रहे हैं अगर, तो अगर हम इनमें से कोई भी पैकेज का यूज कर रहे हैं, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। तो हम इनमें से अगर कोई भी पैकेज यूज कर रहे हैं तो वो एक सीपीयू इंटेंसिव टास्क है। और सीपीयू इंटेंसिव टास्क का मतलब है कि यहाँ पर सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जैसे कि मैं अगर कुछ कंप्रेस कर रहा हूँ, कोई फाइल है जिसको मैं सर्वर पे अपलोड करते टाइम पहले कंप्रेस करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, तो वो मेरा सीपीयू इंटेंसिव टास्क है। तो ऐसे टास्क जिनके अंदर सीपीयू का होना जरूरी है वो हमेशा थ्रेड पूल से एग्जीक्यूट होंगे। वो आपकी मेन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, या आपका ये जो हमारा इवेंट लूप है वो इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ऐसे सारे काम जिनके अंदर सीपीयू का होना जरूरी है वो सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं। हम इनको प्रॉपरली यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। ठीक है, तो ऐसे सारे टास्क जिनमें सीपीयू का होना जरूरी है वो सीपीयू इंटेंसिव टास्क है।
और वो किसके थ्रू एग्जीक्यूट किए जाएंगे, वो किए जाएंगे थ्रेड पूल के थ्रू एग्जीक्यूट। तो अब इसको समझने से पहले हम एक बार वापस चलते हैं, हमारे इवेंट लूप को समझते हैं और फिर वापस आते हैं इसको समझने पे। तो अब यहाँ आते हैं और हमारे इवेंट लूप की बात करते हैं। तो हमारा जो इवेंट लूप है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इवेंट लूप की हेल्प से हमारे सारे के सारे टास्क एग्जीक्यूट करता है हमारा नोड जेएस। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे टास्क एग्जीक्यूट होते हैं, तो इवेंट लूप में सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है किसी भी एक्सपायर्ड टाइमर कॉल बैक की। एक्सपायर्ड टाइमर कॉल बैक का मतलब यहाँ पर ये है, मैं एक बार ये सारा कोड हटा देता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग हेलो। ठीक है, ये तो टॉप लेवल कोड है जो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, मतलब टॉप लेवल कोड तो मेन थ्रेड ने अपने आप ही एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैंने यहाँ कोई सेट टाइम आउट लगा रखा होता, ठीक है, तो ये सेट टाइम आउट है, मैंने बोल दिया 0 सेकंड से नहीं तुरंत एग्जीक्यूट कर दो, और मैंने यहाँ पर बोला माई सेट टाइम आउट। ओके, तो ये मेरा सेट टाइम आउट है, इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। और ये एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, आपके इवेंट लूप का है। मतलब आपका इवेंट लूप सिंपली ये बोल रहा है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और कोई भी एक्सपायर्ड कॉलबैक्स हैं उनको चेक करूंगा। एक्सपायर्ड कॉलबैक एज इन कि जैसे ये 0 सेकंड में एग्जीक्यूट होना था तो ये एक्सपायर हो चुका है। तो अब जैसे मैं यहां से नोड इंडेक्स को चलाता हूं तो आप देखेंगे सबसे पहले हेलो आया, फिर माई सेट टाइम आउट आया। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इवेंट टाइम, सबसे पहला काम है एक्सपायर टाइमर्स कॉलबैक को एग्जीक्यूट करना। तो ऐसे टाइमर्स जो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, लेट से मैंने इसको चलाया होता 10 सेकेंड्स के लिए और फिर मैंने इसके नीचे लिखा होता, ऊपर मैंने लिखा है हेलो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाय। ठीक है, तो अब मैं अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर हाई प्रिंट होगा और फिर सेट टाइम आउट प्रिंट हुआ। तो सबसे पहला काम इवेंट लूप ने क्या किया, इवेंट लूप ने बोला कि कोई टाइमर एक्सपायर हुआ है। अगर टाइमर एक्सपायर हुआ है तो उसके कोड को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं एक्सपायर हुआ है तो वो आगे चला जाएगा और आगे जाके आईओ पोलिंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइल सिस्टम रिलेटेड ऑपरेशंस करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक फाइल बना देता हूं जिसका नाम रख देता हूं demo.txt और इसमें मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन। ठीक है, और मैंने यहाँ एक कोड चला दिया फाइल सिस्टम को रीड करने का। तो मैं फाइल सिस्टम को रीड करने के लिए यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ कांस्टेंट fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs। ठीक है, फाइल सिस्टम को इंपोर्ट कर लेता है और यहाँ मैंने एक कोड लिख दिया fs डॉट रीड फाइल। फाइल सिस्टम की हेल्प से मुझे क्या करनी है, एक फाइल रीड करनी है और फाइल का नाम हमने रख दिया demo.txt, utf-8 कैरेक्टर सेट से रीड करनी है और ये आपका कॉल बैक है। ठीक है, और इस कॉल बैक में मुझे हमारा डेटा मिल जाएगा और एक बार कंसोल लॉग कर देते हैं इस डेटा को भी। ठीक है, तो अब वापस से एक बार मैं नोड इंडेक्स चलाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, हमने बोला फाइल सिस्टम को इस फाइल को रीड करने के लिए इस कैरेक्टर सेट में और जो डेटा मिलेगा उसको कंसोल में लॉग करवा रहा हूँ। तो अगर मैं अब नोड इंडेक्स चलाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर नल आ रहा है। ओके सॉरी, पहली पोजीशन पे एरर मिलता है, दूसरी पोजीशन पे डेटा मिलता है। ठीक है, वापस से चलाते हैं तो इधर से चल के नोड इंडेक्स आप देखोगे हाय हेलो, ये जो हमारे कंसोल लॉग स्टेटमेंट थे, फिर हेलो एवरीवन जो कि हमारे फाइल का था और उसके बाद क्या चला, सेट टाइम आउट। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अभी तो सर आपने बोला कि पहले एक्सपायर्ड टाइमर कॉल बैक चलेंगे या एक्सपायर्ड टाइमर होगा फिर उसके बाद आईओ पोलिंग होगी। तो ये एक इवेंट लूप है। इवेंट लूप का मतलब क्या है कि पहले ये चीज चेक की, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आगे बढ़ गए और आईओ पोलिंग करवा ली, मतलब कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करवा लिए। उसी के साथ साथ उसके बाद में ये एग्जीक्यूट करता है किसको, सेट इमीडिएट कॉल बैक को। तो सेट इमीडिएट जावा नोड जेएस का एक अपना अपना फंक्शन है जिसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस वाज कॉल्ड इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ लिख दिया दिस वाज कॉल्ड इमीडिएटली। अब मैं अगर इस कोड को वापस चलाता हूँ, ठीक है, बार बार हम लोगों को इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे हाय हेलो, फिर दिस वाज कॉल्ड इमीडिएटली, फिर आपका हेलो एवरीवन और फिर आ रहा है माय सेट टाइम आउट।
तो अब अगर आप फिर से देखेंगे तो आईओ पोलिंग तो पहले होनी चाहिए थी, लेकिन सेट इमीडिएट कॉल बैक पहले चल गया। तो ये हो क्या रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक इवेंट लूप है। लूप का मतलब क्या होता है? चीजें रिपीट होती रहती है। तो जब भी आपका ये काम होता है, अब मैं आपको इन 3 स्टेप्स के अंदर समझाता हूँ चीजें। सबसे पहले इवेंट लूप जाता है, मतलब ये सारे काम तो हो चुके हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, रिक्वायर हो चुका है, इवेंट कॉलबैक रजिस्टर हो चुके हैं, सब हो गया। अब आपका इवेंट लूप स्टार्ट हो रहा है। इवेंट लूप का सबसे पहला काम है जितने भी एक्सपायर्ड कॉलबैक है उनको चेक करना। अगर एक्सपायर्ड नहीं है तो आगे चले जाना और आईओ पोलिंग करवाना। आईओ पोलिंग हो रही है पीछे, मतलब उसने स्टार्ट करवा दिया। अब वो स्टार्ट जब करवाया, तब वो काम किसका था? फाइल सिस्टम का था। फाइल सिस्टम का काम यानी सीपीयू इंटेंसिव टास्क। तो जो आपका इवेंट लूप है उसने ऑफलोड करके किसको दे दिया? थ्रेड पूल को दे दिया। तो इवेंट लूप तो फ्री हो गया ना, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है अब। तो उसने दे दिया थ्रेड पूल को, और ये चला गया आगे किसके पास में? सेट इमीडिएट कॉलबैक के पास में। तो सेट इमीडिएट कॉलबैक को एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद सेट इमीडिएट कॉलबैक एग्जीक्यूट करने के बाद ये गया आगे और क्लोजिंग कॉलबैक्स एग्जीक्यूट करने हैं। क्लोजिंग कॉलबैक्स मतलब कि लेट से मैंने बोल रखा है कि मेरा कनेक्शन क्लोज करवा दो, या मेरा सॉकेट क्लोज करवा दो, या फिर मेरा सर्वर क्लोज कर दो, या सर्वर डाउन कर दो, बंद कर दो। तो ये है मेरे क्लोजिंग कॉलबैक्स। तो इसने देखा कि सेट इमीडिएट कॉलबैक के बाद कोई क्लोजिंग कॉलबैक है, अगर है तो उसको चला दिया। और फिर देखा कि क्या मैं ये जब सारे काम करते आ रहा था तब कोई काम पेंडिंग छोड़ा था? तो बोला कि हाँ, काम तो पेंडिंग छोड़ा है। कौन-कौन सा काम पेंडिंग छोड़ा है? तो जब ये हमारा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हुआ था तब बोला था कि एक टाइमर है। पहली बार जब मैं आया तब तो वो कोई टाइमर मिला नहीं, तो हो सकता है कि वो टाइमर अब एक्सपायर हो रहा हो। तो चलो एक काम करते हैं और उस टाइमर को चेक करते हैं। तो ये गया ऊपर और टाइमर चेक करने के लिए गया, तो टाइमर अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ था। तभी आप देखोगे कि टाइमर वाला कोड बाद में चल रहा है। टाइमर अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ था, लेकिन आईओ पोलिंग जो मतलब जो मैं फाइल सिस्टम से रीड कर रहा था, वो रीड होके आ चुका है। ठीक है? तो इवेंट लूप वापस पीछे गया और देखा कि वो चीज़ जो मैं फाइल सिस्टम से ला रहा था, वो रीड होके आ चुकी है। तो आप देखोगे तो हेलो एवरीवन यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद में कोई सेट इमीडिएट कॉलबैक है? नहीं है। कोई क्लोजिंग रिक्वेस्ट है? नहीं है। क्या अभी भी कोई टास्क पेंडिंग है? यस। अभी भी एक सेट टाइम आउट जो है, वो चलना बाकी है। तो अभी ये वापस ऊपर गया और उसने सेट टाइम आउट जो था, अब वो फाइनली एक्सपायर हो रहा है, तो अब उसको एग्जीक्यूट किया और फिर वापस चेक किया आईओ पोलिंग है? नहीं है। सेट इमीडिएट है? नहीं है। कॉल बैक क्लोजिंग है? नहीं है। तो कुछ भी पेंडिंग है? नहीं है। तो फाइनली इसने क्या किया? आपके इवेंट लूप को एग्जिट कर दिया। तो ये आपका इवेंट लूप है। मतलब कि जब आपने index.js को नोड को सौंपा, तो नोड ने क्या किया? नोड ने एक मेन थ्रेड जो उसके पास है, एक सिंगल थ्रेड है उसके पास, उसको स्टार्ट किया और उसी पे सारा काम करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट कर दिया, रिक्वायर मॉड्यूल्स जितने भी बाहर से लाने थे वो ले आया, इवेंट कॉलबैक रजिस्टर कर दिए, उसके बाद इवेंट लूप स्टार्ट कर दिया। इवेंट लूप ने चेक किया सबसे पहले कोई एक्सपायर्ड टाइमर तो नहीं है। फिर इवेंट लूप ने चेक किया कि कुछ फाइल सिस्टम रिलेटेड काम तो नहीं करने हैं। अगर करने हैं तो वो काम ये खुद तो नहीं कर सकता, तो इसने ऑफलोड करके दे दिया किसको? थ्रेड पूल को, क्योंकि वो सीपीयू इंटेंसिव टास्क है, मतलब सीपीयू को आना पड़ेगा इसके अंदर काम करने के लिए, ये नहीं कर पाएगा। फिर चला गया आगे और आईओ पोलिंग होने के बाद कोई इमीडिएट कॉल बैक है? अगर है तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो वापस से यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि पेंडिंग तो नहीं है ना अभी कुछ भी। सॉरी, रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब पेंडिंग तो है। तो इमीडिएट कॉल बैक, फिर क्लोजिंग। अब चेक किया कि क्या कुछ पेंडिंग है, तो देखा कि हो सकता है कोई टाइमर पेंडिंग है, क्योंकि टाइमर की बात हुई थी बट टाइमर तो कोई मिला नहीं। तो टाइमर चेक करने गया, टाइमर अभी तक चल रहा है, मतलब टिक 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 घड़ी चल रही है आपकी। तो उसने क्या कर दिया? आईओ पोलिंग को एग्जीक्यूट कर, मतलब आईओ पोलिंग का जो भी फाइल सिस्टम से जो भी आपका रिजल्ट आया था वो प्रिंट किया, सेट इमीडिएट कॉलबैक के पास गया और क्लोजिंग कॉलबैक के पास गया। फिर पेंडिंग था, देखा कि हाँ टाइमर अभी पेंडिंग है। फिर ये सब कुछ एग्जीक्यूट करके जब कुछ भी पेंडिंग नहीं था, तब उसने क्या किया? फाइनली एग्जिट किया। अब मान लेते हैं कि टाइमर को मैं 0 सेकंड के लिए चला देता हूँ। ठीक है? मतलब टाइमर मैंने क्या किया है, 0 सेकंड के लिए चलाया है। तो जैसे ही कोड चलेगा वैसे ही टाइमर चल जाना चाहिए। और मैं हेलो कंसोल लॉग है ये मेरा, और ये हाई भी मेरा कंसोल लॉग में लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कोड ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इधर आके नोड इंडेक्स करता हूँ,
तो सबसे पहले हेलो कंसोल लॉग प्रिंट हुआ, फिर हाई कंसोल लॉग प्रिंट हुआ, फिर माई सेट टाइम आउट प्रिंट हुआ, फिर इमीडिएट प्रिंट हुआ और फिर हेलो एवरीवन जो कि इस फाइल में लिखा हुआ था वो प्रिंट हुआ। ठीक है, हेलो एवरीवन फ्रॉम फाइल लिख देता हूँ ताकि और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना रहे, ये थोड़ा सा और इजी हो जाए समझने के लिए। तो अब अगर आप देखोगे कि क्या क्या हो रहा है, मतलब इस आउटपुट को अगर हम लोग ले जाके देखते हैं या इस पूरे कोड को वहां ले जाके देखते हैं और कंपेयर करते हैं हमारे इवेंट लूप के साथ में, तो मैं आपको यहाँ से इस पूरे कोड को उठा लेता हूँ और यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग इवेंट लूप के साथ यहाँ से कंपेयर करने वाले हैं। तो इधर एक डाल देते हैं हम लोग ब्लॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पर और जो आउटपुट आया है वो आउटपुट भी ले आते हैं सो दैट कि और थोड़ा इजी हो जाए समझना इस चीज को। ठीक है, तो ये आपका जो आउटपुट था वो आया है। ओके, तो सबसे पहले क्या आउटपुट आया? सबसे पहले आया हेलो कंसोल लॉग, जो कि सही है, आना चाहिए था यही। फिर उसके बाद में क्या आया है? तो सबसे पहला है आपका हेलो कंसोल लॉग, जो कि ये वाला कोड था। फिर उसके बाद आपका ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट कर दिया नोड ने। और सेट इमीडिएट, सेट टाइम आउट, ये भी टॉप लेवल कोड है, तो ये भी नोड ने एग्जीक्यूट कर दिए। जो हमारा इवेंट लूप है उसकी बारी अब आने वाली है। अब इवेंट लूप की बारी आई। सबसे पहले एक्सपायर्ड टाइमर, क्योंकि इसका टाइम 0 है, तो ये तुरंत क्या हो गया आपका, एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, ये आपका तुरंत ही एट द सेम टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्या किया? तो नेक्स्ट स्टेप पर चेक किया कि क्या कोई इनपुट आउटपुट का कोड है, तो ये रहा इनपुट आउटपुट वाला कोड, यानी तो क्या कोई आईओ पोलिंग है, तो ये रही आपकी आईओ पोलिंग जिसमें आपको फाइल रीड करके लेके आनी है। तो इसने फाइल रीड करने वाला काम स्टार्ट किया और ये कॉल बैक जो है वो असाइन कर दिया इसको। अब देखा कि इसको तो टाइम लगेगा आने में, चलो तब तक मैं कुछ और काम करके आ जाता हूँ, क्योंकि इसको टाइम भी लगेगा, प्लस मैंने थ्रेड से ऑफलोड करवा दिया ना, मतलब मैंने तो किसी और को दे दिया, तो मैं कोई और काम करने चला जाता हूँ। तो इसने क्या किया, फिर उसके बाद इमीडिएट कॉल बैक यानी इसको एग्जीक्यूट किया। तो आप देखोगे कि सेट टाइम आउट चलने के बाद इमीडिएट चल रहा है, फाइल का आउटपुट अभी नहीं आया, जबकि स्टेप पहला है। बट आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि फाइल को अभी रीड होने में टाइम लग रहा है ना। तो फाइल जब तक रीड होके आ रही है तब तक इसने आगे वाला स्टेप एग्जीक्यूट कर दिया और फिर पीछे गया, क्योंकि टास्क अभी पेंडिंग है, फाइल रीडिंग के लिए भेजी हुई है। अब जब फाइल रीड होके आ गई तब उसने फाइल का भी ये कोड एग्जीक्यूट कर दिया। ये आपके इवेंट लूप के काम करने का तरीका है, और कुछ इस तरीके से आपका इवेंट लूप काम करता है। और जो भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं वो ऑफलोड कर देता है थ्रेड पूल के पास में, जिसमें हमारे पास में डिफॉल्ट में 4 थ्रेड्स होते हैं और मैक्सिमम हम 128 थ्रेड्स बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको फ्लो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब थ्रेड पूल पर चलते हैं और थ्रेड पूल वाला फ्लो समझते हैं। तो एक बार ये सारा हटा देता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब जैसे मेरा डेटा रीड करने वाला यानी फाइल सिस्टम वाला कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है, मैं यहाँ पर डेटा प्रिंट करवाने के बाद क्रिप्टो की हेल्प से कुछ हैशिंग करवाता हूँ। तो क्रिप्टो को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, रिक्वायर क्रिप्टो। ठीक है, और हम यहाँ पर एक हैशिंग करवाएंगे, यानी कि हम कोई भी एक टेक्स्ट होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, या लेट से हम उसको पासवर्ड को सेव करने से पहले हैश करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रिप्टो नोड जेएस। ठीक है, तो क्रिप्टो नोड जेएस यहाँ जैसे आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाएगा, और इसमें आपके पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं एक क्रिएट नाम का फंक्शन सर्च कर लेता हूँ, क्रिप्टो डॉट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट हैचमैक, और इसकी हेल्प से हम लोग एक एचमैक क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टो वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हम क्रिप्टो की हेल्प से एक पासवर्ड, लेट्स से कि ये मेरा पासवर्ड है 123। ठीक है, या मैं इसको लिख देता हूँ पास 1। तो इस पासवर्ड को करने चाहते हैं यहाँ से इनकोड, और ये आपसे एक सॉल्ट मांगेगा, मतलब एक सीक्रेट की मांगेगा, वो आपको दे देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये पूछेगा कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपको चाहिए, तो आप 100 1000 कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब जो आइट्रेशंस आप कर रहे हो उसके बाद उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमें लेट से 15 कैरेक्टर्स का ये चाहिए। ठीक है, डाइजेस्ट हमने यहाँ पर ये बता दिया हेक्स। ओके, और उसके बाद में ये हम लोगों से कॉल बैक मांग रहा है। ओके,
सॉरी, यहाँ पर हेक्स नहीं, यहाँ पर हमें एक एसएच हम लोगों को बताना पड़ेगा, एक इनकोडिंग टेक्निक। तो हम नोड जेएस क्रिप्टो पर जाके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर से एचमैक मिल जाएगा। एचमैक के अंदर आप यहाँ से अलग अलग एनकोडिंग टेक्निक्स है, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं SHA-256, ठीक है। ये एनकोडिंग टेक्निक हमें यूज करनी है, ओके। और हमें यहाँ पर फाइनली एक कॉल बैक मिल जाएगा, ठीक है। और इस कॉल बैक में मैं यहाँ लिख दूंगा पासवर्ड 1 एनक्रिप्टेड, पासवर्ड 1, ठीक है, एनक्रिप्टेड ये लिख दिया। अब मैं अगर इस कोड को वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको लिखा नोड इंडेक्स, तो फाइल सिस्टम सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, पासवर्ड 1 एनक्रिप्ट ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर जाके एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पासवर्ड 1 में एनक्रिप्ट होके आया क्या है। तो इधर से मैं p कॉमा ये लगा देता हूँ और एक बार फिर से चलाते हैं नोड इंडेक्स, ठीक है। तो सॉरी, फर्स्ट पोजीशन इज फॉर एरर, सेकंड इज फॉर p, ठीक है। वापस से चलाते हैं नोड इंडेक्स, सेव नहीं किया था मैंने, ठीक है। यहाँ आके नोड इंडेक्स को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपका पासवर्ड है जो एनक्रिप्ट होके आया है, ठीक है। आप इसको टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये आपको बता देगा कि क्या पासवर्ड आया है एनक्रिप्ट होके। वापस से एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये जो एनक्रिप्शन हुआ अभी, इस एनक्रिप्शन को करने के लिए, इस एनक्रिप्शन को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी थी, आपको जरूरत पड़ी होगी सीपीयू की, यानी सीपीयू इंटेंसिव टास्क था ये, सीपीयू को बहुत ही इंटेंसिवली इस पे काम करना पड़ा होगा। तो ये हटा देता हूं मैं, और ये अभी मेरा पासवर्ड जो है वो एनकोड हो चुका है। ऐसे ही चार काम पैरेलली ये कर सकता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही चार कामों को ये पैरेलली करवा सकता है। तो मैंने 1 2 3 और 4 चार टास्क मैंने एक साथ करवा दिए, ठीक है। कितने टास्क हो गए, ये 4 टास्क हो गए पैरेलली। अब मैं यहाँ से वापस से आपको नोड इंडेक्स करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली सेम कोड को कॉपी पेस्ट किया 4 टाइम्स, और ये काम मैं 4 बार कर रहा हूँ। तो पासवर्ड 2, पासवर्ड 3, पासवर्ड 4, पासवर्ड 1, ये चारों पैरेलली एक साथ में एनक्रिप्ट हो गए, ठीक है। किसी को एनक्रिप्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा, तो जो जैसे एनक्रिप्ट हुआ वैसे यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लगा एग्जैक्टली, तो मैं एक स्टार्ट टाइम यहाँ पर रख लेता हूँ। स्टार्ट इक्वल्स टू डेट डॉट नाउ, मतलब जब स्टार्ट हुआ था आपका प्रोग्राम तब क्या टाइम हो रहा था वो, और यहाँ पर मैं डेट डॉट नाउ माइनस स्टार्ट कर देता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट बता देगा कि कितना टाइम मुझे लगा, माइनस स्टार्ट, कितना टाइम मुझे एग्जैक्टली लगा, मिली सेकेंड्स में यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट बता देगा कि कितना टाइम लग रहा है किस चीज को होने में। मैं सभी जगह पे ये कोड लगा रहा हूँ सो दैट कि मुझे ये समझ में आ पाए कि कितना एग्जैक्ट टाइम लग रहा है इस काम को होने में, ठीक है। वापस से चलाते हैं चलो, और स्टार्ट को एक बार कंसोल लॉग कर देंगे, तो इससे हमें पता चल पाएगा कि हमारा स्टार्ट कब हुआ था, ओके। तो मैं नोड इंडेक्स फिर से चलाता हूँ इस कोड को, तो ये हमारा स्टार्ट था, और आप देखेंगे 9 मिली सेकेंड्स इनको लगे इस कोड को एग्जीक्यूट करने में, मतलब बहुत ही क्विकली ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब ये चार काम एक साथ में हुए, और मैं इसको चार कामों से 5 6 दो और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर दिया 5 और 6, ओके। तो मैंने दो टास्क और बढ़ा दिए, और फिर मैंने नोड इंडेक्स को एग्जीक्यूट किया। तो अब आप देखेंगे कि शुरुआत में ओके, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर हमने लिखा नहीं। तो पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, दिस इज पास 5 एंड दिस इज पास 6, ठीक है। तो 6 पासवर्ड्स हैं हमारे, और थोड़ा सा इनको और टाइम कंज्यूमिंग करते हैं, तो आइटरेशंस मैं थोड़े बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आइटरेशंस बढ़ा दिए इधर, और अब मैं फिर से करता हूँ नोड इंडेक्स। तो आप देखेंगे कि ये जो चार काम है उनको होने में 450 के अराउंड मिली सेकेंड्स लगे, बट उसके बाद वाले जो काम है उनको ऑलमोस्ट डबल टाइम लगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एट अ टाइम मेरे पास थ्रेड पूल में कितने थ्रेड्स हैं, चार थ्रेड्स हैं। ये चार थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, तब तक बाकियों को वेट करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट थ्रेड फुल में चार ही थ्रेड्स हैं। मैं उन चार थ्रेड्स को दो थ्रेड्स बना देता हूँ। तो उन थ्रेड्स को चेंज करने के लिए
अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हैं तो लिनक्स के केस में आप process.env में जाके लिव यूवी यानी यूवी डॉट थ्रेड पूल साइज को चेंज कर सकते हैं। थ्रेड पूल अंडरस्कोर साइज को चेंज करके हम यहाँ से लेट्स से इसको 2 बना देते हैं। तो ये आपका प्रॉपरली काम करेगा अगर आप काम कर रहे हो लिनक्स के अंदर। तो मैं एक बार इसको यूज करके देखता हूँ और मैंने नोड इंडेक्स किया। अब मैंने क्योंकि थ्रेडफुल साइज 2 कर दिया है, बट फिर भी अगर आप देखोगे कि थ्रेडफुल साइज एक्चुअली 2 हुआ नहीं है क्योंकि 4 टास्क एक साथ में एग्जीक्यूट हो गए। तो ये काम नहीं करता है विंडोज के केस में। विंडोज के केस में इस चीज को एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है? तो विंडोज के केस में इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक पैकेज डॉट जेसन बना लेनी है। पैकेज डॉट जेसन बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप यहाँ पर आके टर्मिनल पे आके npm init करके इसको पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट कर सकते हैं और पैकेज डॉट जेसन में हम अपनी एक स्क्रिप्ट बना लेंगे यहाँ पर स्टार्ट नाम से। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम जो हमारा थ्रेड पूल है उसकी साइज को चेंज करेंगे। तो सेट uv एंड थ्रेड पूल साइज। ठीक है, इस कमांड को हम लोग यहाँ लिखेंगे सेट uv थ्रेड पूल साइज इक्वल्स टू 2 एंड फिर मैं नोड इंडेक्स को रन करूंगा। ठीक है, तो मैं जब npm स्टार्ट वाला कमांड चलाऊंगा तो सबसे पहले मेरा थ्रेड पूल साइज 2 हो जाएगा और देन नोड इंडेक्स वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमने लिखा npm स्टार्ट। ठीक है, तो इसने क्या किया, थ्रेड पूल साइज को 2 किया और फिर नोड इंडेक्स किया। अब अगर आप देखोगे कि थ्रेड पूल का साइज 2 हो चुका था तो इसलिए एट अ टाइम 2 ही चीजें एग्जीक्यूट हो रही थी, यानी पास 1 पास 2 दोनों एनकोड हुए, देन पास 3 और पास 4 की बारी आई और देन 5 एंड 6। तो ये थ्रेड पूल साइज के 2 होने की वजह से है। अगर मैं थ्रेड पूल साइज को 1 कर देता हूं तो मैंने यहां से चेंज करके कर दिया 1 एंड अगेन आई विल डू npm स्टार्ट। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक बार में एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो पा रहा है और इससे ज्यादा अगर मैं थ्रेड पूल साइज को बढ़ा देता हूँ, लेट्स से थ्रेड पूल साइज को हम लोग कर देते हैं 10 और वापस npm स्टार्ट करते हैं, तो इस केस में हमारे पास में 10 थ्रेड्स एक साथ में यूज करने के लिए अवेलेबल है। एंड मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे टास्क एट अ टाइम पैरेलली एग्जीक्यूट कर दिए। तो ये थ्रेड पूल का जो पूरा पूरा यूज है वो है। काम तो आपका इवेंट लूप स्टार्ट होने के बाद ही होगा, बट जैसे ही कोई आईओ पूलिंग आ रही है या फिर लेट्स से कोई सीपीयू इंटेंसिव टास्क आ रहा है तो वो टास्क सीधा की सीधा कहाँ चला जाएगा, आपके थ्रेड पूल के पास। जो आपका इवेंट लूप है वो ऑफलोड कर देगा और वहां पर भेज देगा। इन दैट केस आपके पास में 4 थ्रेड पूल्स डिफॉल्ट में अवेलेबल होते हैं। उनको थ्रेड पूल में 4 थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको डिक्रीज करके 1 कर सकते हैं या इंक्रीज करके अप टू 128 थ्रेड्स तक लेके जा सकते हैं। बट विंडोज और लिनक्स में दोनों में काम करने का तरीका अलग अलग है। इन केस अगर आप विंडोज में कर रहे हैं तो ये तरीका आपके लिए काम करेगा और इन केस अगर आप लिनक्स में कर रहे हैं तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरी नोड जेएस की वर्किंग थी जो हम लोगों ने इस वीडियो में समझी। हमने ये समझ लिया कि नोड जेएस क्या है, नोड जेएस कैसे काम करता है, किस तरीके से बना हुआ है। नोड जेएस में जब भी आप कोई फाइल एग्जीक्यूट करते हो तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होगा, रिक्वायर मॉड्यूल्स आएंगे, सारे के सारे कॉल बैक रजिस्टर हो जाएंगे एंड देन उसके बाद में आपका इवेंट लूप स्टार्ट हो जाएगा। इवेंट लूप किस तरीके से काम करता है ये भी हमने समझ लिया। तो अगर आपको इवेंट लूप अच्छे से पता हो और इंटरव्यूअर अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन पुट अप करता है जिसमें मल्टीपल कमांड्स लिखे हुए हैं, कमांड्स एज इन जैसे ये मल्टीपल कमांड्स लिखे हुए हैं और आपके माइंड में इवेंट लूप और थ्रेड पूल का कंसेप्ट हो, तो आप क्विकली ये आंसर दे सकते हो कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये कोड भी सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज ये इमीडिएट या टॉप लेवल कोड है। तो इस तरीके से नोड आपका पूरा पूरा प्रोसेस करता है। इन केस अगर आपने कभी भी नोड जेएस पे कुछ थोड़ा भी काम किया है तो आज इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों आपका कोड उस तरीके से एक्ट कर रहा था जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट्स में बता दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।